नमस्कार। आज के डीप डाइव में हम सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास से जुड़े कुछ सवालों पर गौर करेंगे। जी। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसमें विवाह और गृहस्थ जीवन को लेकर कई दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाले प्रश्न उठाए गए हैं। बिल्कुल। तो हमारा मिशन है कि इन सवालों के जरिए पारंपरिक भारतीय नजरिए में विवाह, उसके नियम और गृहस्थ आश्रम की जो अपेक्षाएं थीं, उनके पीछे का तर्क समझने की कोशिश करें। चलें? हाँ, जरूर। और देखिए, ये सवाल सिर्फ रिवाजों की लिस्ट नहीं है। ये पूछते हैं कि ऐसा क्यों, कारण क्या है। सही। जैसे एक सवाल है कि विवाह के लिए क्या योग्यता हो, है ना? सही उम्र क्यों जरूरी है? स्वास्थ्य पर इतना बल क्यों? जी, और ये भी कि विवाह अपने नजदीकी रिश्तेदारों या पड़ोस में न करके दूर क्यों करना चाहिए। हाँ, ये वाला सवाल मुझे भी बहुत दिलचस्प लगा। पूछा गया है कि इसका क्या लाभ है। देखिए, ये सवाल इशारा करता है कि ग्रंथ शायद स्वास्थ्य और सामाजिक संबंधों दोनों को ध्यान में रख रहा है। अच्छा। हाँ, मतलब दूर विवाह से शायद नजदीकी खून के रिश्तों में शादी से बचा जा सकता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी बनी रहती है ना? और दूसरा, सामाजिक दायरा भी बढ़ता है, अलग अलग परिवारों समुदायों में रिश्ते बनते हैं। तो सवाल ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये वजह उस समय मानी जाती थी। ये वाकई सोचने वाली बात है। और इसी तरह वो परिपक्वता वाली बात कि विवाह के समय लड़का लड़की शारीरिक और मानसिक रूप से मैच्योर हों, ब्रह्मचर्य के बाद ही गृहस्थी में जाएं। जी बिल्कुल। स्रोतों में ये भी पूछा गया है कि विद्या, विनय, शील, आयु, बल, कुल, ये सब देखकर विवाह करने में क्या भलाई है? क्यों देखना चाहिए ये सब? देखिए, ये सवाल सीधे सीधे एक मजबूत समाज की नींव से जुड़े हैं। जब सवाल उठता है कि इन गुणों को देखना क्यों अच्छा है, तो ये है कि शायद ग्रंथ का मानना था कि मैच्योरिटी, एजुकेशन, अच्छा कैरेक्टर, हेल्थ, ये सब सिर्फ पर्सनल खुशी के लिए नहीं है। ये एक स्वस्थ और काबिल अगली पीढ़ी और एक व्यवस्थित समाज के लिए भी जरूरी है। ये गुण एक तरह से सामाजिक जिम्मेदारी बन जाते हैं। सामाजिक संरचना की बात आई तो वर्ण व्यवस्था पर भी सवाल है। जैसे, क्या एक शूद्र अपने कर्म और गुण से ब्राह्मण बन सकता है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। और ये भी कि क्या ये व्यवस्था किसी भी नाम से हो, हर देश में होती ही है कहीं ना कहीं? जी, ये प्रश्न वर्ण व्यवस्था की असलियत पर सोचने को मजबूर करते हैं। क्या ये जन्म से है या कर्म से? जब स्रोत पूछता है कि क्या शूद्र ब्राह्मण बन सकता है, तो वो इस सिस्टम की मोबिलिटी या शायद उसके आइडियल रूप पर सवाल उठा रहा है। अच्छा। और ये सोचना कि ऐसी व्यवस्था हर समाज में है किसी न किसी रूप में, ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की, ऊंच नीच की यूनिवर्सल प्रकृति पर सोचने को कहता है, चाहे वो क्लास हो, एजुकेशन हो, पैसा हो। कुछ खास रिवाजों पर भी बड़े तीखे सवाल हैं। जैसे आज का जो प्रेम विवाह है, क्या वो पुराने गंधर्व विवाह जैसा ही है? हाँ, ये तुलना भी की गई है। और एक सवाल तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, हनीमून पर है कि क्या ये व्यभिचार का प्रतीक है? है ना? आज ये सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला लगता है। यहीं पर पारंपरिक सोच और मॉडर्न चलन का टकराव दिखता है। बिल्कुल। गंधर्व विवाह जो आपसी मर्जी पर था और आज की लव मैरिज की तुलना, ये उनके तरीके और समाज में मंजूरी पर सवाल है। और हनीमून पर सवाल शायद इसलिए कि पारंपरिक सोच में विवाह एक कर्तव्य था, एक सामाजिक संस्था, सिर्फ पर्सनल एंजॉयमेंट या दिखावे का मौका नहीं। हो सकता है ग्रंथ एकांत में निजी संबंधों पर बल देता हो, न कि सार्वजनिक जश्न पर। इसी तरह नियोग प्रथा पर भी सवाल है। खास हालात में संतान के लिए पति के अलावा किसी और पुरुष से संबंध की इजाजत, इसके फायदे नुकसान पूछे गए हैं। और विधवा विवाह को लेकर भी। हाँ, नियोग जैसे मुश्किल विषयों पर सवाल उठाना दिखाता है कि उस समय समाज में क्या चुनौतियां थीं और उनके लिए क्या समाधान सोचे जा रहे थे। सही। ये शायद संतान की जरूरत और सामाजिक संतुलन से जुड़ा था, लेकिन इसके नैतिक और प्रैक्टिकल पहलू पर सवाल उठना तो स्वाभाविक है। और विधवा विवाह पर सवाल भी उस समय की महिलाओं की स्थिति और सुधार की जरूरत या उसके प्रति जो हिचक थी, उसे दिखाता है। एक और अनोखी बात जो सवालों से निकलती है, वो है शादी से पहले लड़के लड़की का सिर्फ फोटो देखना या गुण मिलाना नहीं, बल्कि रिश्तेदारों और आचार्य के सामने आपस में बातचीत करना, शास्त्रार्थ या सवाल जवाब करना। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। ये आपसी समझ और इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी पर जोर देता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि विवाह को सिर्फ शारीरिक या पारिवारिक मेल नहीं, बल्कि एक बौद्धिक और आत्मिक साझेदारी भी समझा गया होगा। ऊपरी आकर्षण से आगे जाके गहरी कंपैटिबिलिटी खोजना। और आखिर में चरित्र पर भी गहरे सवाल हैं। जैसे पाखंडी की परिभाषा दी है, अधर्मी,
कपटी, स्वार्थी, धूर्त, ईर्ष्यालु, हठी। पूछा है कि ये गुण उसे पाखंडी क्यों बनाते हैं और गृहस्थ आश्रम को बाकी सभी आश्रमों का आधार क्यों माना गया है। पाखंडी की परिभाषा पर सवाल असल में व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक व्यवहार के महत्व को बताता है कि गृहस्थ जीवन में ईमानदारी कितनी जरूरी है। सही। और गृहस्थ आश्रम को आधार मानने का सवाल इसलिए उठता है क्योंकि शायद यह माना गया कि समाज को चलाता ही यही आश्रम है। संतान पैदा करना, आर्थिक उत्पादन और बाकी आश्रमों का मतलब ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास का भरण पोषण इसी पर निर्भर है। यह समाज की रीढ़ है एक तरह से। तो संक्षेप में कहें तो सत्यार्थ प्रकाश के ये सवाल हमें दिखाते हैं कि विवाह और गृहस्थ जीवन को सिर्फ एक पर्सनल रिश्ता नहीं बल्कि एक गहरा सामाजिक, नैतिक और यहां तक कि राष्ट्रीय कर्तव्य माना गया था। इसमें पर्सनल खुशी से ज्यादा समाज की सेहत, चरित्र निर्माण, व्यवस्था और आने वाली पीढ़ी की भलाई पर फोकस है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ विचार और रिवाज आज के हिसाब से ठीक ना लगे या मतलब विवादास्पद लगे। हाँ, ये तो है। लेकिन ये सवाल हमें उस समय के आदर्शों, चिंताओं और उनके सोचे गए समाधानों की एक झलक जरूर देते हैं। तो ये सब आज क्या मायने रखता है? मेरे ख्याल से सोचने वाली बात ये हो सकती है कि विवाह और परिवार को लेकर इतना डिटेल्ड, नियम आधारित और कर्तव्य केंद्रित नजरिया जैसा इन सवालों से पता चलता है जी, वो आज की हमारी ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक यानी व्यक्तिवादी आजादी और पर्सनल खुशी पर आधारित सोच के साथ कैसे फिट बैठता है या कहां पर टकराव होता है, इस पर सोचा जा सकता है।